Hello everyone, welcome to Agro Academy. I am Teju Askrapan here at Union Bank of India. तो गाइस हमारे ये एपीकल्चर सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। तो पहला जो था आपका एपीकल्चर का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हनी बी की कास्ट कौन सी होती है। पहले तो हमने कास्ट के बारे में पढ़ा, क्वीन ड्रोन और वर्कर के बारे में डिटेल में जाना। उसके बाद हमने हनी बी की जो स्पेसीज है उसके बारे में देखा। तो स्पेसीज में हमने देखा कि रॉक भी है, इंडियन भी है, लिटल भी है, उसके बाद इटालियन भी है। ये 4 बीज हमने देखी। उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी जिसको इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने स्वार्निंग पढ़ा था, अपस्कॉन्डिंग पढ़ा था। स्वार्निंग और अपस्कॉन्डिंग होता क्या है उसको डिटेल में जानेंगे। तो आज का लेक्चर इसी बात पे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वार्मिंग से। स्वार्मिंग होता क्या है, अब हाउ इट हैपन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस ऑन एपेरी मैनेजमेंट। तो देखते स्वार्मिंग। तो देखो, किसी भी क्वीन की कोहेजन के लिए, कोहेजन समझता है, कोहेजन मतलब किसी भी कॉलोनी को टूटने ना देना। अगर कोई भी कॉलोनी 2 हिस्सों में हो जाती है तो इसे कॉलोनी का कोहेजन ब्रेक हो जाता है। यानी कि कॉलोनी का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। उससे कुछ वर्कर्स, कुछ ड्रोन्स या फिर नई क्वीन वो बाहर चले जाते हैं। इससे कॉलोनी का कोहेजन ब्रेक हो जाता है। तो ये जो कोहेजन होता है, कोहेजन को सिंपल टर्म्स में समझे। अब जैसे कि आजकल का जो ट्रेंड है, बच्चे माँ बाप को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, वो अपना वहाँ नया फैमिली बसा लेते हैं। ठीक उसी तरह स्वार्मिंग है। यानी कि एक फैमिली ब्रेक हुई, उनका जो बॉन्ड था, फैमिली बॉन्ड था, वो ब्रेक हुआ। कहीं ना कहीं फैमिली का कोहेजन ब्रेक होता है। अब ये कोहेजन हमारे में, जैसे कि इंसानों में जो प्यार होता है वो लोगों को एक साथ बांधे रखता है। लेकिन हनीबी के मामले में ऐसा नहीं है। हनीबी के मामले में क्वीन सब्सटेंस जो है वो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ जोड़े रखता है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि एक कॉलोनी की कोहेजन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो सबसे ज़रूरी है क्वीन सब्सटेंस। इस बात को अपने दिमाग में बैसा ले कि एक कॉलोनी की कोहेजन उसके क्वीन सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर क्वीन सब्सटेंस ही नहीं रहेगा तो उस कॉलोनी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। एक वर्कर यहाँ उड़ रहा है, एक वर्कर वहाँ उड़ रहा है, ड्रोन कहीं और चले घूमने चले गया है, तो क्वीन अपना कहीं ब्यूटी पार्लर चली गई है। ये होगा अगर क्वीन सब्सटेंस नहीं हो तो। अब देखो स्वार्मिंग एक्चुअल में होती कैसे। मान के चलो ये मधुमक्खी का छत्ता है। जिस भी कॉलोनी में स्वार्मिंग होनी हो उसमें क्वीन सब्सटेंस का जो लेवल है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। ड्रॉप डाउन हो गया ऑफ कोर्स। अब इससे होता क्या है कि जो क्वीन का कंट्रोल है वर्कर पे, वो कंट्रोल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब उनको ये पता नहीं होता है कि किस एक से हमको ड्रोन निकालना है, किससे हमको वर्कर निकालना है, किससे क्वीन निकालनी है। अब उनको कोई पता ही नहीं है, इस बात का उनको पता ही है। अब इस बात का पता ना होने की वजह से करते क्या है, वो जो कोम का जो बॉटम है वहाँ पर 2 क्वीन सेल्स फॉर्म हो जाती है। अब 2 क्वीन सेल्स फॉर्म हो गई। अब इसमें एक पुरानी क्वीन है, एक ओल्ड क्वीन रहेगी, उसके साथ बाजू वाले में न्यू क्वीन रहेगी। न्यू क्वीन रहेगी। अगर ये दोनों दोनों क्वीन में से कोई एक क्वीन वो छत्ते से बाहर आएगी, ऑफ कोर्स ये होना ही होना है। जैसे कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक कोम में 2 क्वीन नहीं रह सकती। अब एक क्वीन बाहर आ गई। क्वीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है हाइव के लिए। अब वो क्या करेगी, अब वो कॉलोनी का कोहेजन ब्रेक करेगी, एक कॉलोनी को तोड़ेगी। जिस तरीके से एक घर में बहू आती है उसके बाद उसकी फैमिली टूट जाती है, ठीक उसी तरह क्वीन इस घर का भी सत्यानाश कर देगी। अब क्वीन बाहर आ गई। क्वीन क्या करेगी, कुछ ड्रोन्स लेंगे, ड्रोन्स यानी कि कुछ फर्टाइल मेल को लेकर नेचुरल फ्लाइट लेंगी। इसके साथ साथ कुछ वर्कर को लेकर अपने साथ उड़ जाएंगे। अब ये वर्कर जो होते हैं इनमें खासकर स्काउट बीज होती है। अब स्काउट बीज का क्या काम होता है, स्काउट बीज का यही सिंपल सा एक काम होता है, उनको ढूंढना है बस। उनको ढूंढना है छत्ते के लिए नई जगह कहाँ है, या फिर फूड सोर्स कहाँ है, वाटर सोर्स कहाँ है, नेक्टर कहाँ से मिलेगा, पोलन कहाँ से मिलेगा, प्रोपेलिस कहाँ से मिलेगा, ये सब ढूंढना स्काउट बी का काम होता है। तो स्काउट भी अपने काम पे लग जाते हैं। अब क्वीन ड्रोन्स के साथ मीटिंग कर लेती है। अब मीटिंग हो जाने के बाद क्वीन जो है वो स्काउट बीज ने जो जगह ढूंढी है वहाँ पर छत्ता बना देती है वर्कर भी। अब उस छत्ते में जाकर, उस कॉम में जाकर वो एग्स लेइंग की स्टार्टिंग कर देती है। अब होता यह है कि नई कॉलोनी बनानी है तो नए वर्कर भी चाहिए। जितने ज़्यादा वर्कर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलोनी, जितनी कम वर्कर उतनी वीक कॉलोनी। एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी के लिए ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट होने की वजह से वो विगरस लीग देती है। विगरस लीग दे दिया उसने। अब वो उड़ गई, इसे हम स्वार्मिंग कहते हैं।
स्वार्मिंग एक सिंपल टर्म समझो कि क्वीन सम ऑफ द कास्ट, मतलब कि वर्कर्स मीन्स ड्रोन्स, सम ऑफ द कास्ट, कास्ट के कुछ लोगों को लेकर उड़ जाती है, इसे हम स्वार्मिंग कहते हैं। सिंपल सी टर्म में एक कॉलोनी दो हिस्सों में टूट गई, दो अलग अलग क्वीन बन गई, दो अलग अलग छत्ते बन गए, इसे हम स्वार्मिंग कहते हैं। अब देखो कि प्राइमरी स्वार्मिंग क्या होती है। प्राइमरी स्वार्मिंग, अगर हमारी ओल्ड क्वीन थी, ओल्ड क्वीन अगर उड़ जाए कुछ ड्रोन्स के साथ, कुछ वर्कर के साथ, वो वहाँ पर अपना मीटिंग करे, अपना नया छत्ता बसाए, तो इसे कहते हैं हम प्राइमरी स्वार्मिंग। तो क्या ये स्वार्मिंग हमारे एपीकल्चर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है? क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या इससे हमें कोई फ़ायदा हो सकता है? तो देखो, स्वार्मिंग एपिस मेलिफेरा में होने वाली स्वार्मिंग जो है वो हमारे लिए कतई बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें इसके लिए स्वार्म मैनेजमेंट करना पड़ता है, यानी कि हनी बी की कॉलोनी कोलैप्स ना हो, हनी बी का कोहेजन मेंटेन रहे, इसलिए हम स्वार्मिंग मैनेजमेंट करते हैं। अब देखो कैसे स्वार्मिंग मैनेजमेंट होता कैसे है। अब आपको पता है कि स्वार्मिंग होते वक्त नीचे दो क्वीन की सेल बन जाती है। अब जो भी एपियरी की भी जो मैनेजमेंट, जो भी वर्कर है, वो क्या करते हैं, वो वहाँ से क्वीन निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर क्वीन ही नहीं होगी, नई क्वीन ही नहीं होगी, या फिर दो क्वीन ही नहीं होगी, तो कैसे होगी, स्वार्मिंग होगी कैसे? तो स्वार्मिंग इम्पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये कि रिमूव क्वीन सेल्स, क्वीन सेल को हमने रिमूव कर दिया, जो नई क्वीन थी वो आएगी ही नहीं, तो पुरानी अपना उसका राज चलता रहेगा। और मान के चलो पुरानी क्वीन बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो इससे ऐसे वक्त में क्या, ऐसे वक्त में स्वार्मिंग होना तो होना ही होना है स्वार्मिंग। तो ऐसे वक्त में हम क्वीन को रिप्लेस कर देते हैं। अब क्वीन का रिप्लेसमेंट कैसे होता है, ये हम न्यूज़पेपर मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमको एक क्वीन रिप्लेस कर दी या फिर क्वीन को रिमूव कर दिया, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, हम दोनों ऑप्शन आजमा के देखते हैं, जो भी हमको बढ़िया लगे एपियरी के मैनेजर वही करते हैं। तो ये तो हो गया स्वार्मिंग। अब देखते हैं एब्सकॉन्डिंग होता क्या है। तो एब्सकॉन्डिंग में हमारी जो क्वीन है वो सारा का सारा छत्ता लेकर, मतलब छत्ता तो वही छूट जाता है, लेकिन सारे के सारे जो कास्ट है, मतलब ड्रोन्स, वर्कर्स और क्वीन, सारे उड़ते एक नई जगह चले जाते हैं और वहाँ अपना नया छत्ता बसाते हैं, एक नया हाइव का कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो अब इसको समझते हैं, ये एक हनीबी जो है वो अपना पुराना छत्ता छोड़कर हनीबी जो है वो अपना पुराना छत्ता छोड़कर चली जाती है और रीलोकेट होती है एक नए एरिया में, तो इसे हम एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। अब एब्सकॉन्डिंग होते वक्त ये होता है कि ये ऑप्शन होता है, हमेशा होता है कि वो उनका हनी और वो वही छोड़ के चली जाती है एब्सकॉन्डिंग में। लेकिन स्वार्मिंग में होता क्या है, वो केवल और केवल कुछ ड्रोन्स और कुछ वर्कर को लेकर चली जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों हनीबी को अपना घर बदलना पड़ता है, क्यों हनीबी को अपनी जगह बदलनी पड़ती है? इसके कई सारे रीजंस है, तो देखते एक एक करके। रिपीटेड डिस्टर्बेंस, अगर कोई बच्चा रोज जाकर हनीबी के छत्ते में पत्थर मार रहा है तो ये कि रिपीटेड डिस्टर्बेंस हुआ, वहाँ कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है, तो ये भी एक रिपीटेड डिस्टर्बेंस हुआ। तो ऐसे वक्त में हनीबी को अपना वो जगह, वो प्लेस वो छोड़ के चले जाना चाहिए, तो वो अब चले जाती है। उसके बाद फूड शॉर्टेज, हनीबी का सबसे इम्पोर्टेंट फूड सोर्स होता है फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स ही नहीं रहेंगे तो वो हनीबी वहाँ रहकर करेंगी भी क्या? तो फूड शॉर्टेज होने की वजह से भी वो अपनी कॉलोनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेती है। उसके बाद प्रेडिटर्स, जैसे कि आप प्रेडिटर देखिए, प्रेडिटर में आता है क्रोज, एंड्स वगैरह। अगर ये प्रेडिटर ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि गैलेरिया मॉथ और भी कई सारे इंसेक्ट्स हैं जो हनीबी के ऊपर प्रेडिटर करता है, तो अगर ये प्रेडिटर रहेंगे तो हनीबी के वहाँ कॉलोनी बसाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दिन ब दिन वर्कर की संख्या कम होगी, ड्रोन्स की संख्या कम होगी, अल्टीमेटली ये धोखा होगा क्वीन को। तो प्रेडेटर्स जहाँ होंगे वहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, इसलिए हनी भी अपना गसट्टा बदल देती है। अगर किसी एरिया में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तो ऐसे एरिया में भी रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हनी भी एक बहुत स्मॉल इंसेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा वुलनरेबल होती है इंसेक्टिसाइड्स के प्रति। अब जो एंडोसल्फान का नाम सुना है आपने, जिसको भारत सरकार ने 2020 में, आई थिंक 2020 में बैन कर दिया गया था,
तो ये क्यों बैन हुआ था? क्योंकि एंडोसल्फान सबसे घातक था हमारे हनी बीज के लिए, इसके लिए एंडोसल्फान पे बैन लगा दिया गया है। तो ये तो हुआ पेस्टिसाइड की बात। अगर टेम्परेचर कंट्रोल इशू, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, रात का टेम्परेचर बहुत कम है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर और हनी भी अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ऐसे वक्त भी वो अपना छत्ता छोड़ देती है। कॉलोनी हेल्थ, अब जिस तरह उसमें प्रेडेटर्स है, इंसेक्ट्स है, उसी तरह कॉलोनी में कोई डिसीजेज भी आते हैं, हनी बी में कोई डिसीजेज भी देखे गए हैं। अगर किसी एरिया में डिसीजेस प्रिवेलेंट है, पहले से ही है, तो वो कॉलोनी की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं एक डेंजर साबित हो सकते हैं, इसलिए हनी भी अपना छत्ता छोड़ के चली जाती है। अब ये तो हुई एब्सकॉन्डिंग की बात। चलिए अब समझते हैं स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग में फ़र्क क्या होता है। ये तो हुआ हमारा स्वार्मिंग। अब एब्सकॉन्डिंग, चलिए एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले स्वार्मिंग में सम ऑफ द कास्ट, मतलब कि कास्ट के कुछ ही लोग, जैसे कि सम वर्कर्स, सम वर्कर हो गए, प्लस सम ड्रोन हो गए, और एक क्वीन, एक ही क्वीन होती है। तो एक क्वीन ये उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना नया छत्ता शिफ्ट कर लेते हैं, वो अपना डिस्बर्समेंट बढ़ाते हैं। उनको अगर अर्थ पे जिंदा रहना है तो अपनी स्पीसीज के पॉपुलेशन को बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का एक जरिया होता है स्वार्मिंग। अब एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? किसी रीज़न की वजह से उनको अपना पुराना छत्ता छोड़कर नई जगह जाना पड़ रहा हो, फूड शॉर्टेज हो गया, केमिकल पेस्टिसाइड इशू हो गए, इसकी वजह से कंप्लीट कॉलोनी शिफ्टिंग, इसमें कंप्लीट कॉलोनी शिफ्टिंग होती है। तो ये तो रही हमारे एब्सकॉन्डिंग की बात। अब ये होता क्यों है? ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है। एक किसी में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो ये होता है। इसके अलावा क्वीन का अगर क्वीन सब्सटेंस फॉल हो जाए, क्वीन सब्सटेंस का जो लेवल है वो ड्रॉप डाउन हो जाए, तब हमारी स्वार्मिंग हैपन होती है। अब एब्सकॉन्डिंग क्यों हैपन होती है? एक तो डिस्ट्रेस कंडीशन आती है, उनको फूड नहीं मिल रहा है, कुछ अलग फैक्टर, कुछ प्रेडेटर है, कुछ डिसीजेस हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस में आ रहा है, अपनी कॉलोनी बदल दे रहे हैं। ये तो एब्सकॉन्डिंग की बात। अब तीसरा, अब स्वार्मिंग में इनकी ग्रोथ होती है, स्पेसीज की ग्रोथ होती है, यानी कि स्पेसीज पॉपुलेशन, एक स्पेसीज की पॉपुलेशन बढ़ती है। अब इसमें एब्सकॉन्डिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, स्पेसीज की पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, लेकिन अपनी स्पेसीज की जो पॉपुलेशन है, जो बची कुछ पॉपुलेशन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको या फिर हनीबी को एब्सकॉन्ड करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। ये तो हुई हमारे स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब आप ये बेसिक डिफरेंस समझ आए तो आप बहुत आसानी से आंसर मार्क कर सकते हैं। अब इसके अलावा आता है सुपरसीड्यूर। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आपके कंसेप्ट पे आपकी पकड़ आ गई, उस दिन आपको एएफओ क्रैक करने से, एएफओ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। एक होता है कि आप उस एप्टीट्यूड लेवल को छू ले जहाँ पर आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर, सारे नहीं, इन द सेंस कि मान के चलो 5 ऑप्शंस आते हैं, आपके 4 ऑप्शंस कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो यही छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बात करते हैं सुपर शेड्यूल की। सुपर शेड्यूल होता क्या है? सुपर शेड्यूल को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई ओल्ड क्वीन को रिप्लेस किया जाता है न्यू क्वीन से। ओल्ड क्वीन की जगह अगर नई, पुराने राजा की जगह नया राजा बैठ जाए तो इसे हम सुपर शेड्यूल कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं हनीबी की। हनीबी में कोई राजा होता नहीं है, क्या होती है क्वीन। तो पुराने क्वीन को नए क्वीन से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये वो सुपर शेड्यूल। अब आपने केजीएफ मूवी का डायलॉग सुना होगा, यहाँ ताज शाश्वत है, सिर नहीं। तो यहाँ पर ताज तो शाश्वत है, क्वीन का ताज तो शाश्वत है, लेकिन सर नहीं, हर बार क्वीन बदलनी पड़ती है। तो इसे वो कहते हैं हम सुपर शेड्यूल। अगर हमारी ओल्ड हनीबी, ओल्ड क्वीन भी इनफ एग नहीं कर रही है, उनके एग्स में ड्रॉप डाउन आ गया है, तो उसको नई क्वींस द्वारा रिप्लेस किया जाता है या फिर सुपरसीडेड किया जाता है। हम इसे कहते हैं सुपर शेड्यूल। और जो नई क्वीन आती है उसको हम कहते हैं सुपर शेड्यूल क्वीन। वाह क्या कंसेप्ट है। सुपर शेड्यूल क्वीन होती क्या है? वही क्वीन जो पुराने क्वीन को रिप्लेस कर दे, इसे कहते हैं सुपर शेड्यूल क्वीन। अगर हमारी पुरानी क्वीन भी
उसका स्पर्म सप्लाई या फिर स्पर्म का जो उसके पास रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाए। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मीटिंग करते हो वो बहुत सारे, वो पॉलिएंड्री होती है, बहुत सारे मेल्स के साथ एक साथ मीटिंग कर लेती है, तो बहुत सारा स्पर्मेथी उसके स्पर्मेथिका में बहुत सारे स्पर्म स्टोरेज हो रहते हैं। अब जिस तरह ज़रूरत हो वह फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइजिंग दे सकती है। तो होता यह है कि अब उसके पास स्पर्म का स्टोरेज ख़त्म हो गया। अब वर्कर या फिर क्वीन को जन्म देने के लिए, उनके एग्स देने के लिए उसके पास फर्टिलाइज एग होनी चाहिए। फर्टिलाइज एग हमने समझा था। फर्टिलाइज एग क्या होता है? जिसमें भ्रूण का स्पर्म प्लस क्वीन की एग सेल, इनका फ्यूजन हो। लेकिन अब क्वीन के पास भ्रूण के स्पर्म तो है नहीं, क्योंकि वो तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब ऐसे वक्त में जब भी स्पर्म खत्म हो जाता है तब अनफर्टिलाइज एग निकलते हैं, अनफर्टिलाइज एग। अब आपको तो पता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अनफर्टिलाइज एग से कौन निकलता है मेरे भाई? उसे निकलता है ड्रोन। आप समझते हैं कि इससे कॉजेस क्या होते हैं? ये तो हो गई एक बात कि एग्स नहीं दे पा रही है। इसके अलावा अब उसका एज जो है बहुत ज़्यादा हो गया, मान के चलो क्वीन 70 साल की हो गई, तो वो क्या ही एग ले करेगी? तो ऐसे में नहीं कर सकती, तो उसकी ओल्ड एज है। या फिर क्वीन फेरोमोन ये होता है जो कि मेल ड्रोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसे कहते हैं क्वीन फेरोमोन। वो ड्रॉप डाउन हो जाए तो वहाँ पर भी क्वीन कुछ नहीं, वहाँ पर भी सुपरसीडर होना ही लगता है। या फिर एग पॉज, मान के चलो क्वीन ने एग्स ले करना ही बंद कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि दिन के 2000 एग्स दे दे के 3-4 सालों से एग्स दे रही हूँ, अब तो बस करो, अब तो नहीं दे पाऊंगी। तब सुपरसीडर होता है। अब सुपरसीडर में मान के चलो अगर पुरानी क्वीन है तो वो क्या ही करेगी? मतलब अब उसका ताज किसको देना है वो ये डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करती है उसकी वर्क फोर्स, उसके वर्कर्स। कैसे? अब वर्कर भी क्या करती है, कोई भी यंग लार्वी में से, जो भी फर्टिलाइज एग्स में से यंग लार्वी जाती है, जिनमें भी पोटेंशियल हो नई क्वीन बनने का, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। जैसे कि रॉयल ट्रीटमेंट होता है कि भाई आप हमारे VIP है, आपको बढ़िया बट ट्रीटमेंट मिलेगी, आपने कोर्स लिया है तो आपको बढ़िया से लेक्चर मिलेंगे। उसी तरीके से ट्रीटमेंट देती है वर्कर भी। तो जो भी विगरसली ग्रोइंग लार्वा है, अब देखो क्वीन की जब भी सिलेक्शन होता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी लार्वा हम सिलेक्ट करें, जो भी एग्स हम सिलेक्ट करें, वो विगरसली ग्रोइंग हो, वो फीड बहुत ज़्यादा करती हो, उसमें रॉयल जेली खाने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ऐसी जो लार्वा है उसको आगे जाके क्वीन बनना पड़ता है। तो नई क्वीन सेल कहाँ कंस्ट्रक्ट होती है? एट द बॉटम। ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपरसीडर के वक्त नई क्वीन सेल कहाँ फॉर्म होती है? एट द बॉटम। तो ये बात में कोई दोहराया नहीं कि एट द बॉटम ही होनी चाहिए, क्योंकि टॉप में तो शहद रहता है भाई, नीचे ही तो क्वीन फॉर्म होगी। इसके अलावा 2 क्वीन सेल्स कंस्ट्रक्ट एट द मिडल ऑफ हाइव्स। अब राजधानी जो होती है किसी भी राज की, कहते हैं वो राज्य के एकदम बीचों बीच होनी चाहिए। राजा एकदम सिंहासन पर जहाँ बैठता है वो एकदम बीचों बीच होना चाहिए। ठीक उसी तरह एकदम बीचों बीच, पूरे हाईवे के बीचों बीच 2 क्वीन सेल्स होनी चाहिए जो कि पूरे कॉलोनी पे कंट्रोल करें। तो वर्कर भी वहाँ जाके क्वीन सेल्स कंस्ट्रक्ट कर देती है। ये तो सुपरसीडर की बात। सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या समझा कि सुपरसीडर होता क्या है? ओल्ड क्वीन को न्यू क्वीन रिप्लेस कर देती है, इसको हम कहते हैं सुपरसीडर। अब इसके हमने कॉजेस पढ़े, होता क्यों है, कैसे इसका प्रोसेस कैसे है। तो क्या सुपरसीडर होना हमारे लिए इन द सेंस कि एपीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है? ज़रूर बेनिफिशियल है, क्यों नहीं? अगर पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अगर पुराने लोग रिटायर नहीं होंगे तो नए एफओ बनेंगे कैसे? नए एफओ 80,000 सैलरी कैसे पाएंगे? तो सुपरसीडर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप भी पुराने एफओज को रिटायर करके आप उनकी जगह बैठने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक सुपरसीडर का एग्जाम्पल है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये हुआ सुपरसीडर। आई होप आपको सुपरसीडर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब आती है इमरजेंसी क्वीन। अब देखो हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। आप अभी जिंदा हो, मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मान के चलो आप मर गए, हेडफोन वैसे ही कान में, पेन वैसे ही हाथ में, यही बैठे बैठे लुढ़क गए।
हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक उसी तरह क्वीन बी के साथ भी हो सकता है। अचानक से क्वीन बी को दिल का दौरा आ सकता है, अचानक से वो अपना मुंह शीशे में देख सकती है सुबह उठने के बाद, इससे भी उसको दिल का दौरा आ सकता है। उसके जगह पर कोई और क्वीन तो चाहिए ना, एक कॉलोनी का कोहेजन कंट्रोल करने के लिए कोई तो क्वीन चाहिए। तो ऐसे वक्त में हमारे काम आती है इमरजेंसी क्वीन। अब क्वीन मर गई, सही बात। वर्कर भी क्या करती है, एक यंग एग्स को सिलेक्ट करती है, एक यंग एग्स जो कि रानी क्वीन बी ने दिया है और एक दिन के बाद मर गई। अब उसी चूजन एग्स को क्वीन के सेल्स में रखा जाता है जो क्वीन के लिए बनाई जा रही है, रख दिया। उसके बाद रॉयल जेली, देखो ये रॉयल जेली जो है ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। रॉयल जेली जब तक खाएंगे नहीं तब तक क्वीन कैसे बनेंगी, तो रॉयल जेली खाना बहुत जरूरी है। तो रॉयल जेली जो सिलेक्टेड एग्स है उनको बहुत सारी मात्रा में रॉयल जेली खिलाई जाती है। अब होता यह है कि अब वर्कर भी कोई पता नहीं है कि जो मैंने एग्स को जो भी लार्वा को मैंने रॉयल जेली खिलाई है, अब उसमें से कौन सी क्वीन बनेगी, कौन से वर्कर बनेंगे। तो वर्कर भी का काम ये होता है कि चलो आ गए हैं इतने सारे एग्स, तो सब के लिए एक एक हाउस बना दे, एक बढ़िया से हाउस बना दे। कहीं आगे चल के ये क्वीन भी हमसे ये ना कहे कि भाई अगर मैं क्वीन बनी तुमने मेरे लिए बढ़िया सी व्यवस्था नहीं करी। तो इसके लिए वो हर एक एक्स के लिए, हर एक लार्वा के लिए एक बढ़िया से क्वीन सेल बना देती है एट द मिडल ऑफ कॉम। ऑफकोर्स कंट्रोल मिडल से ही आता है, सारे सूत्र दिल्ली से ही कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक उसी तरह मिडल ऑफ द कॉम। अब जो भी क्वीन सबसे पहले आएगी, अब रॉयल जेली तो सबने खाई है, लेकिन जिसकी डेवलपमेंट सबसे फास्ट हुई है तब उसको आना ही आना ही सबसे पहले, वो सबसे पहले आएंगी और बाकी की पोटेंशियल क्वीन को मार देगी। ठीक यही प्रिंसिपल मैं समझता हूँ आप के एफ में। आप जितना विगरसली अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, जितनी विगरसली आपकी ग्रोथ करेंगे, तो आप बाकी कंपटीटर्स को कंपटीशन से बाहर कर देंगे। तो यही होता है, हम लॉ ऑफ फिटेस्ट सर्वाइवल पढ़ते हैं कि जो कंडीशन को आपने सराउंडिंग कंडीशंस के साथ मैच नहीं होता है उसको मरना पड़ता है। तो आप भी अपना नॉलेज बढ़ाइए, आप भी पढ़ाई करिए ताकि आप एफ में सिलेक्शन ले सकें। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जिस दिन आप कंपटीशन से बाहर हो गए तो आपको कहीं और जॉब जाके जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर 80,000 भूल जाना मेरे भाई, तो पढ़ाई पे फोकस करो। तो क्वीन आ गई, क्वीन ने बाकियों को मार दिया, मरना तो पड़ेगा क्योंकि क्वीन तो एक ही है, राजा तो एक ही बनेगा, बाकियों को तो मरना पड़ेगा। तो उसने बाकी क्वीन को मार दिया। अब जो सर्वाइविंग क्वीन है वो और प्लस ड्रोन्स जाएंगे, वेट करेंगे और फिर से मोहरे पिछा जाएंगे, फिर से नया खेल खेला जाएगा। तो ताज शाश्वत है लेकिन सर नहीं। अब बात करते हैं हमारे लेइंग वर्कर्स की। लेइंग वर्कर, तो लेइंग वर्कर क्या होता है? अब ऐसा वर्कर, ऐसी अनफर्टिलाइज फीमेल जो एग्स दे रही हो। ये बात सुनने में कुछ उटपटांग नहीं लगती, वो इनफर्टाइल भी है, वो एग्स भी दे रही है। तो देखो होता क्या है, अगर कोई क्वीन एग्स देके नहीं मरी है, मतलब उसने एग्स ही मान के चलो वर्ल्ड क्वीन के उसने एग्स ही नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि वहाँ पर एग्स की कमी हो जाती है। लेकिन एक कॉलोनी है उसमें अगर 6 हफ्ते का अगर वहाँ पर वर्कर रहेंगे तो क्वीन को कहीं ना कहीं एग्स देके ही मरना है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में एग्स होंगे। तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए तो बात करते हैं लेइंग वर्कर की। अब लेइंग वर्कर होते क्या है? लेइंग वर्कर वही होते हैं जो कि एग्स देने में कैपेबल होते हैं। अब इस सुनने में थोड़ा उटपटांग नहीं लगता कि वर्कर एग्स दे रहे हैं, क्वीन का काम वो कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम वही कहेंगे कि भाई जो क्वीन का काम था वो हम कर रहे हैं, जो मैनेजर का काम था वो यार्डियो कर रहा है, एक एफ कर रहा है। तो यही होते हैं लेइंग वर्कर्स। जब पुरानी क्वीन ख़त्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है या फिर उसको उठा लिया जाता है,
क्वीन को उठा भी लिया जाता है मेरे भाई, ये आप आगे समझेंगे। क्वीन लॉस्ट हो गई, तो अब देखो क्वीन लॉस्ट हो गई, क्वीन का सबसे बड़ा, उसके सबसे बड़ा हथियार होता है उसका क्वीन सब्सटेंस। किसी भी कॉलोनी पे कंट्रोल के लिए क्वीन सब्सटेंस ही नहीं रहा। अगर क्वीन सब्सटेंस नहीं रहा तो अल्टीमेटली वर्कर्स में ओवरी डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक सब क्लियर। अब वर्कर में ओवरी डेवलप हो गई तो वर्कर भी एग लेना शुरू करेंगे, सही बात। अब क्वीन भी मर गई है, हमारे पास ऐसा कोई भी वर्कर का एग्स नहीं है, यानी कि वर्कर जो होती है वो भी तो भाई फीमेल ही होती है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा एग नहीं है, वर्कर का एग नहीं है जो कि 2.5 दिन से कम हो, यानी कि सब 2.5 दिन से ज़्यादा है, क्योंकि क्वीन बनने की जो प्रोसीजर है उसको 2.5 दिन में जो सबसे बढ़िया से रॉयल जेली फीड करेगा वही जाके जाके क्वीन बनती है। अब 2.5 दिन के बाद हमारे पास कोई ऐसी वर्कर रही नहीं, ऐसे वक्त में लेइंग वर्कर सामने आ जाती है। अब जो हमारी वर्कर भी है वो एग्स देना स्टार्ट कर देती है, उसने एग देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें एक कमी यह रह जाती है, अब वर्कर भी ने कभी मेट नहीं किया होता है, उसने कभी कॉपुलेशन नहीं किया होता है, तो इससे जो भी वो एग्स देंगी सारे के सारे अनफर्टिलाइज एग्स होंगे, यानी कि उसमें ड्रोन के स्पर्म का कहीं भी लवलेश नहीं होगा, कहीं भी ये ड्रोन के स्पर्म नहीं होंगे। तो ड्रोन के स्पर्म ना होने की वजह से वो सारे के सारे लेकिन अनफर्टिलाइज रहेंगे। तो इन स्पर्म से अनफर्टिलाइज, हमने पहले भी पढ़ा था, अनफर्टिलाइज एग से कौन आता है? ड्रोन आते हैं। तो इन फर्टिलाइज एग से बहुत सारे मेल ड्रोन बाहर निकल के आ गए। अब हमारे पास 2.5 दिन की नहीं लेकिन 2.5 दिन से ज़्यादा की लार्वा तो है। अब उनमें जो भी लार्वा रॉयल जेली बढ़िया से फिट करेगी भाई वो तो बननी ही बननी है, क्वीन बननी ही बननी है। अब जो कि हमारे पास मेल ड्रोन नहीं थे, हमारे पास मेल ड्रोन भी है, एक बढ़िया से क्वीन भी है जो कि कम कैपेबल है लेकिन है। अब वो लोग क्या करेंगे? जाएंगे भाई अपना फिर से नेपच्यून फ्लाइट लेंगे, लियोना नेपच्यून फ्लाइट, फिर से नया खेल शुरू। अब होता यह है कि जो वर्कर भी है उसको ये पता नहीं होता है कि बढ़िया से ड्रोन कैसे निकलेंगे। अब उसको एग्स देना ही पता नहीं है कि भाई पर सेल एक एक देना होता है, यानी कि एक जो कोन का एक सेल होता है जो हेक्सागोनल का शेप होता है उसे पर हेक्सागोन एक ही एक देना है। ये बात कहाँ वर्कर भी को पता है, ये काम तो क्वीन को होता है ना, तो वर्कर को पता नहीं। अब वो वर्कर तो वर्कर ही है, मजदूर तो मजदूर ही है, वो अपने दिमाग से काम करेगा। तो बहुत सारे एग्स एक ही सेल में बहुत सारे एग्स दे देती है। अब होता यह है कि एक ही एग में दे दिए, सारे एग फर्टिलाइज हो गए। अब उसमें बहुत सारे ड्रोन है, बहुत सारी लार्वाएं हैं, तो उनमें फूड के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, बढ़ गया कंपटीशन। अब इसमें जो भी ड्रोन्स निकलेंगे, अब इसमें से जो भी लार्वा फीड करेंगे बहुत ज़्यादा विगरसली फीड करेंगी, अब वही जो ड्रोन्स है वही तो ड्रोन बाहर निकलेंगे जो बढ़िया से खाएंगे। तो इस कंपटीशन की वजह से बढ़िया से ड्रोन बाहर निकलता है। सुपेरियर ड्रोन जिसे हम कहते हैं उसको प्रोड्यूस करने का हमारी वर्कर भी करती है। तो सुपेरियर ड्रोन बाहर निकलेंगे और हमारे यहाँ से एक आध कोई सेल्स में से कोई क्वीन बना देंगे, तो नई कॉलोनी इस तरीके से शुरू होती है। लेइंग वर्कर का काम ये होता है कि जो पुरानी क्वीन के एब्सेंस में, ओल्ड क्वीन के एब्सेंस में या फिर डाइड क्वीन के एब्सेंस में एग्स देना जिससे कि ड्रोन बाहर निकल सके। क्यों? क्योंकि हमें कॉलोनी आगे बढ़ानी है, हमें कॉलोनी आगे बढ़ाने के लिए चाहिए वर्कर्स। वर्कर ज़रूरी है ना मेरे भाई, मजदूर तो ज़रूरी है, तो मजदूर के लिए हमें नई क्वीन चाहिए। ये हो गई लेइंग वर्कर की बात। अब जो मैं इतनी देर से चला रहा हूँ क्वीन सब्सटेंस क्वीन सब्सटेंस क्वीन सब्सटेंस, तो क्वीन सब्सटेंस होता क्या है ये जानेंगे आप। तो देख, क्वीन सब्सटेंस आता है मैंडिबुलर ग्लैंड से। अब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होती है? अब हनीबी का जो जॉ होता है, जो पीछे वाला जॉ होता है उसे हम मैंडिबल कहते हैं। अब आपने अगर इंसेक्ट एनाटॉमी पढ़ी है, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा मैंडिबल क्या होते हैं। मैंडिबल्स आर द हाइंड टिप विच आर यूजफुल और विच आर कैपेबल टू ग्राइंड द फूड। सही बात, ये हो गया मैंडिबल। लेकिन हनी बी में क्वीन के जो मैंडिबल है वो मॉडिफाइड होते हैं। अब वो मैंडिबल का काम क्या होता है?
मैंडिबल्स काम तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंडिबल और ग्लैंड से क्वीन का सब्सटेंस होता है। क्वीन सब्सटेंस एक केमिकल होता है, मोड़ा मोटे केमिकल होता है जो पूरी कॉलोनी पर कंट्रोल रखता है। अब इस क्वीन सब्सटेंस के फंक्शंस क्या हैं? अब वो स्पॉर्मिंग और अब्सकॉन्डिंग पर प्रिवेंट करती है। कैसे? अब जब तक क्वीन नहीं कहेंगी तब तक एब्सकॉन्डिंग नहीं होगी। अब जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई हमारी जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में ये होता है कि जब 1945 के बाद हमारे जो इंडियन नेवी के जो सैनिक है वो उठाव कर देते हैं, वो रिबेलियस हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये वर्क फोर्स या फिर हम कह सकते हैं आर्मी का उठाव था, आर्मी की रिबेलियसनेस थी। तो इसकी वजह से जब आर्मी ने डिसाइड किया, जब आम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमको किंग बदलना है, हमको हमारी सर्वोच्च सत्ता बदलनी है, तो उन्होंने बदल ली। लेकिन क्या ये हनीबी के मामले में पॉसिबल है? नहीं, ये हनीबी के मामले में कतई पॉसिबल नहीं है। वर्कर ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको स्वार्मिंग करनी है कि हमको एब्सकॉन्डिंग करनी है, ये क्वीन सब्सटेंस डिसाइड करता है। अब क्वीन सब्सटेंस कम हो गया, स्वार्मिंग होगी। अगर डिस्ट्रेस कंडीशन आ गई, एक्सट्रीम कंडीशन पे चलाई गए, तो एब्सकॉन्डिंग होगी। तो एब्सकॉन्डिंग और स्वार्मिंग को प्रिवेंट करने का नहीं, उसको कंट्रोल करने का काम क्वीन सब्सटेंस करता है। उसके बाद अगर कोई सब्सटेंस नहीं रहा तो वर्कर में ओवरी डेवलप हो जाती है, तो ओवरी डेवलपमेंट को रोकना ये भी दूसरा काम हो गया। उसके बाद कॉलोनी कोहेजन। सास बहू सीरियल तो सबने देखी होंगी। सास बहू सीरियल में होता ही है, एक खड़ूस सास होती है, एक प्यारी बहू होती है। लेकिन किसी के सीरियल में प्यारी सास होती है, खड़ूस बहू होती है, भी डिपेंड करता है सिनेरियो पर। अब कोहेजन क्या होता है? जैसे कि एक 4 लोगों का परिवार था, बेटे की शादी हो गई, कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, प्यार मोहब्बत से रहे सब लोग। अचानक उनके बीच में, रिश्तों के बीच में दरार पड़ जाती है। आप लड़की कहेंगे लड़के से कि हमको नई फैमिली चाहिए, तो ये कॉलोनी का कोहेजन, एक फैमिली का कोहेजन हो जाए, कोहेजन में कहीं ना कहीं दरार आ जाती, फैमिली के प्यार में कहीं ना कहीं दरार आ जाती। ठीक इसी तरह कॉलोनी में की कोहेजन में भी दरार आ जाती। तो कॉलोनी कोहेजन को मेंटेन रखना, एक ही कॉलोनी को, मतलब जितने भी वर्कर्स है, जितने भी ड्रोन्स, जितने भी, या फिर एक क्वीन को अपना परिवार मेंटेन रखने के लिए, कॉलोनी कोहेजन के लिए क्वीन सब्सटेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती। तो हमने ये सीखा क्वीन सब्सटेंस। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब रॉयल फिडेलिटी या ब्लॉसम फेथफुलनेस, ये होता क्या? अब ये बी की एक लॉयल्टी होती है। लॉयल्टी आजकल के ज़माने में देखने को मिलती नहीं, लेकिन बी के पास अभी भी लॉयल्टी है। अब बी क्या करती है? एक सिंगल सोर्स ऑफ पोलन एंड नेक्टर। अगर मान के चलो अभी स्प्रिंग चल रहा है, जैसे कि अभी सरसों की खेती बहुत यहाँ यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा या फिर राजस्थान का कुछ पार्ट, एमपी का कुछ पार्ट, यहाँ सरसों की खेती बहुत तेज़ी से होती है। अब यहाँ पर सिंगल सोर्स ऑफ पोलन और नेक्टर होता है। कैसे? अगर मान के चलो हनी बी के एक हाइव ने मान लिया कि हमको सरसों की खेती से जाके नेक्टर कलेक्ट करना है, तो सारे वर्कर केवल सरसों की खेती से ही पोलन और नेक्टर कलेक्ट करते हैं। अगर उसके बाजू में अगर कोई गुलाब की खेती रही, मान के चलो कहीं रोजेस की खेती रही, क्योंकि वो भी बढ़िया से फ्लावर है, सनफ्लावर की खेती रही, फ्लावर तो वो भी है, नेक्टर तो वो भी अपने पास रखता है। सबसे बढ़िया, सरसों से ज़्यादा बढ़िया नेक्टर सनफ्लावर के पास होता है। लेकिन हनी बी ने अगर डिसाइड कर लिया मुझे सरसों की खेती से निकालना है, तो सरसों की खेती से ही निकालिए। कब तक? लेकिन कब तक निकालेंगे? जब तक सरसों का खेत पूरी तरीके से नेक्टर और पोलन से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक हनी बी के भी वहाँ से पोलन अपना जो फूड है वो ग्रैब करती रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि वो सनफ्लावर पे शिफ्ट हो, लेकिन उसकी लॉयल्टी कहती है कि मुझे सरसों के साथ ही रहना। अब लॉयल्टी के बारे में हम कुछ बोले तो विवाद की बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक कि जो पोलन का और नेक्टर का सोर्स है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक दूसरे की तरफ देखेगा नहीं, दूसरा फूड सोर्स को टच भी नहीं करेगा। अब इसके लिए भी 2 से 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती केवल सिंगल फूड सोर्स को ढूंढते हुए। अगर 2 से 3 किलोमीटर के बीच में नहीं मिला तो फिर वो शिफ्ट हो जाती है अपना सेकेंडरी या फिर अल्टरनेटिव फूड सोर्स की तरफ। अब वो नहीं क्या 7 समुंदर पैर में तेरे पीछे पीछे आ गए,
ठीक उसी तरह बी 2 से 3 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है अपने फूड सोर्स के लिए। तो ये होती है हमारी रॉयल फेर्टिलिटी या फिर ब्लॉसम फेथफुलनेस। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, कम्युनिकेशन इन बीज। अब देखो बीज में कम्युनिकेशन कैसे होता है। हनी बीज तो बहुत छोटी छोटी होती है, अब उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये अब जानेंगे। तो देखो कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। अब क्वीन सब्सटेंस जो कि हमने देख लिया, अब वासन और ग्लैंड जो होती है, मान के चलो मैंने एक एपेरी खोली, एक एपेरी का मैं मालिक हूँ, मेरे पास बहुत सारे हाइव के बॉक्सेस हैं। यहाँ पर एक हाइव का बॉक्स है, यहाँ पर एक हाइव का बॉक्स है, ऐसे 4-5 मेरे पास हाइव के बॉक्सेस हैं। हर एक में अलग अलग क्वीन है, हर में अलग अलग अपने वर्कर्स हैं, हर में अलग अलग अपने ड्रोन्स हैं। तो मान के चलिए कॉलोनी नंबर 1 का एक वर्कर है, अब इसको कैसे पता कि मुझे किस छत्ते में जाना है। सही बात। अब ये कभी मान के चलो कभी दूसरे छत्ते में जा सकता है, तीसरे छत्ते में, चौथे छत्ते में, पांचवें छत्ते में, या फिर किसी दिन ऐसा हो गया कि सारे वर्कर दूसरे छत्ते में जमा हो गए। तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक वासन ऑफ ग्लैंड होती है जो कि क्वीन बी और वर्कर बी की लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट अभी काम क्या करता है, अब वासन ऑफ ग्लैंड का सिक्रीशन एक ऑर्डर देता है, किसी भी कॉलोनी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर देता है, एक तरह की स्मेल देता है, जिसकी वजह से हनी भी ये पहचान पाती है कि हाँ ये मेरा ही छत्ता है, ये मेरा ही घर है, तो वो किसी और के छत्ते में नहीं जाती है। और उसके बाद अलार्म फेरोमोन होता यह है कि जब हनी बी को उड़ते उड़ते ऐसा लगता है, मतलब हनी बी कहीं पोलन करेक्ट करने गई या फिर कहीं वो हाई का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है या फिर गार्डिंग का जॉब कर रही हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई प्रेडेटर आने वाला है या फिर कोई धोखा है, कोई डेंजर है हमारे लिए, तो अलार्म फेरोमोन का सिक्रीशन हो जाता है। अब अलार्म फेरोमोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? उनके स्टिंग से, यानी कि उनका जो स्टिंग एपरेटस होता है, जो डंक होता है, वहाँ से सिक्रीशन होता है। उसके लिए अलग से ग्लैंड होती है, टर्सल ग्लैंड। टर्सल ग्लैंड का सिक्रीशन को हम कहते हैं अलार्म फेरोमोन। अब ऐसा तो नहीं होगा कि देखो ये क्वीन भी यहाँ है, मान के चलो अगर एक वर्क फोर्स है, एक सैनिक की टुकड़ी है, हनी बी की वर्क करती, तो वो कैसे बात करेंगे? मान के चलो उनको कहीं फूड सोर्स मिल गया, तो वहाँ के हनी बी कहेंगे दिस इज हनी बी अल्फा 1 कॉलिंग ओवर, वहाँ से दूसरे हनी बी कहेंगे दिस इज हनी बी बीटा 2 ओवर। वो कहेंगे नॉर्थ के 10 o'clock में हमें फूड का सोर्स मिल गया, ओवर। दूसरी भी क्वीन भी क्या कहेंगी? ओके कॉपी। अगर इस तरह के कम्युनिकेशन होता, वॉरफेयर होता, तो बात कुछ अलग थी, लेकिन ना कि उनके पास सेलफोन है, ना कि उनके पास रेडियो है। कम्युनिकेशन हो तो हो कैसे? फूड सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि ये जो सब्सटेंस है ये कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी कि इन बिटवीन द कॉलोनी, ये सब ज़रूरी है, लेकिन कोई कॉलोनी के बाहर भी तो कम्युनिकेशन होता है। तो उसके लिए क्या, स्काउट भी कम्युनिकेट करती है अपने डांस के थ्रू, जिसकी डांस की मदद से हमें पता चलता है, हमें यानी कि हनी बी को पता चलता है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या है। किसका डायरेक्शन डिस्टेंस? फूड सोर्स का। अब कितने दूरी पर फूड है, यहाँ से उतना डिस्टेंस कितना है, उसकी डायरेक्शन कितनी है। मान के चलो केवल डिस्टेंस पता है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर फूड सोर्स है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस डायरेक्शन में, ये नहीं पता होता है। तो इसके लिए उनका डांस काम आता है। अब वो डांस, अब आपको लगता होगा कोई हिप हॉप करता है, कोई डांस करता होगा, ब्रेक डांस, कथक, या फिर कोई और कल्चरल डांस। तो ऐसा कोई कल्चरल डांस वो करते नहीं है, उनका अपना अलग से डांस होता है, जिस तरह का तुम्हारा अलग से डांस होता है। जिस तरह तुम भारत में जाकर नाचते हो वो उसी तरह नहीं नाचती, जिस तरह तुम वहाँ जाके नागिन करते हो उनके नागिन करने की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह तुम पी के धुत होते हो, इस तरह इनमें इस तरीके का डांस हनी बी में नहीं होता है। तो हनी बी में किस तरह का डांस होता है? तो हनी बी में 2 तरह का डांस होता है। पहला डांस राउंड डांस। चलिए समझते राउंड डांस होता क्या है। अब जब कोई भी हनी बी, अब देखिए यहाँ से हनी बी ने स्टार्ट किया, यहाँ से एक पूरा राउंड ले लिया, एक पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से यहाँ से एक लिया, फिर यहाँ से एक लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से एक से राउंड में वो अपना घूम रही है। अब ये किस बात का सिंबल है? अब वो जो राउंड में घूमना है, ये किस बात का सिंबल है? ये इस बात का सिंबल है
कि हमारा जो फूड सोर्स है वो एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पे है। कितना शॉर्ट डिस्टेंस? तो लेस देन 50 मीटर। 50 मीटर के अंदर अंदर हमारा फूड सोर्स है। जाओ, वहाँ जाओ, उस फूड सोर्स से पोलन और नेक्टर को कलेक्ट करो। ये बीज को ये मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए राउंड डांस करना पड़ता है। अब राउंड डांस कैसे होता है? पहले एक डायरेक्शन में हनी बी एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, रन इन सर्कल, पहले एक डायरेक्शन में कंप्लीट कर लेती है, उसके तुरंत बाद अपोजिट साइड वाले डायरेक्शन में चली जाती है। अब देखो एक होता कैसे। अब पहले डायरेक्शन तो ये रही हमारी, गई हमारे हनी बी पहले डायरेक्शन में। अब तुरंत हमारे हनी बी ने डायरेक्शन बदल ली, आई वापस हमारे हनी बी दूसरे डायरेक्शन में, फिर हमारे हनी बी अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, फिर उसी डायरेक्शन से वापस आ गई। इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती रहती है। अब कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे? अब देखो ये तो हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके का हनी बी का घूमना होता है राउंड डांस में। लेकिन इस डांस में एक कमी होती है। वो कमी क्या है? कि हम एग्जैक्ट फाइनल लोकेशन नहीं पे उसका ट्रेस कर सकते। मान के चलो ये हनी बी का छत्ता है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी में कहीं तो फूड सोर्स है। अब वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, वो कहाँ पता चलता है? तो ये पता नहीं चल पाता। इसमें हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाती, हमको कोई डायरेक्शन भी इससे नहीं मिलती है। अब हनी बी डायरेक्शन ढूंढती कैसे? हनी बी डायरेक्शन कैसे ढूंढती है ये हम उनके अगले डांस में देखेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा टाइटल गलत पड़ गया है, यहाँ राउंड डांस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वैक्टेल डांस होना चाहिए था। अब देखो वैक्टेल डांस होता क्या है। वैक्टेल, इससे पहले हम समझते हैं वैक्टेल डांस क्या क्यों जाता है। अब जबकि हमारा फूड सोर्स 50 मीटर से भी ज़्यादा दूरी पर है, बहुत दूर है, 50 मीटर से भी बहुत ज़्यादा दूरी पर है। एक हनी बी जितने लेवल पे अगर छोटे इंसेक्ट को 50 मीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 50 मीटर से भी ज़्यादा दूरी के डिस्टेंस के लिए वो वैक्टेल डांस करती है। अब वैक्टेल डांस होता कैसे? तो उसके लिए भाई 2 हाफ सर्कल में वो डांस करती है। जैसे कि अब यहाँ से निकली, यहाँ चली गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से चली गई। इस तरीके से इन्फिनिटी वाला जो सिंबल होता है, इन्फिनिटी वाले सिंबल में वो डांस करती है। तो हाफ सर्कल विद अ स्ट्रेट रन। देखो 2 हाफ सर्कल हो गए। 2 हाफ सर्कल कैसे? ये देखो यहाँ से हमने ये लाइन खींची, यहाँ से हमने ये लाइन खींची, ये एक हाफ सर्कल ये रहा, एक हाफ सर्कल ये रहा, 2 हाफ सर्कल के बीच में एक स्ट्रेट रन हो गया। इस तरीके से हनी बी डांस करती है। अब जब ये यहाँ से गुजरती है, ये जो स्ट्रेट रन हमने कहा है, जब हनी बी यहाँ से करती है तो अपने पेट को हिलाती है, वो बेली डांस करती है। जिस तरह का बेली डांस नूरा फतेही करती है, ठीक उसी तरीके का बेली डांस हमारी हनी बी करती है। तो अब ये डांस क्या इंडिकेट करता है? अब हमको पता चल गया कि भाई उसने 2 सर्कल कंप्लीट कर लिए, मतलब कि फोर्स सोर्स बहुत ज़्यादा आवे हैं, 50 मीटर से भी आवे हैं। लेकिन कितना आवे? 500 किलोमीटर पे है, 51 मीटर पे है, 100 मीटर पे है, या फिर 500 मीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है। कैसे कैसे पता चलेगा? तो देखो वो जैसे अपना बेली डांस करना शुरू कर देती, यानी कि वैक्स इस एब्डोमेन, यानी कि पेट को हिलाती है। ठीक ठीक नूरा फतेही को इमेजिन करिए, वो अपना कमर हिला रही है, ठीक उसी तरीके से हमारा हनी बी हिला रही है। अगर मोर वैक्स होंगे, अगर जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होंगी, उसकी जो एब्डोमेन है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर अपना वैग हिला रही हो, अपना टेल हिला रही है, तो हमको ये पता है कि भाई 50 मीटर तक है, 50 मीटर से दूर है, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे है। अगर नंबर ऑफ वैक्स कम होंगे तो दूर वाली डिस्टेंस पे है, मतलब मान के चलो 100, 150, 200 मीटर की दूरी पर है। तो नंबर ऑफ वैक्स पर ये डिपेंड होता है, जितने ज़्यादा वैक्स उतना शॉर्ट डिस्टेंस, जितने कम वैक्स उतना ज़्यादा डिस्टेंस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फूड सोर्स, डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स? कैसे? मोर वैक्स लेस डिस्टेंस, लेस वैक्स मोर डिस्टेंस। अब ये जो वैक्स होता है, वैक्स क्या होता है भाई? वैक्स दोबारा से समझो, वैक्स होता है उसका जो मान के चलो ये एब्डोमेन है, ये एक हनी बी का एक एब्डोमेन है, वो इसको किस तरीके से शेक करती है, किस तरीके से बेली डांस परफॉर्म करती है, उसको हम वैक्स कहते हैं। जितनी ज़्यादा जोर से अपनी वो एब्डोमेन हिलाएगी,
उसको हम वैगिंग कहते हैं। अब हमको किस दिशा में जाना है, मान के चलो हमको फूड सोर्स का पता लग गया, हमको किस दिशा में जाना है ये कैसे डिसाइड होता है। अब मान के चलो ये हनी भी अपना ऐसे स्ट्रेट रन कर रही है, अब दूसरे हनी भी जो वर्कर भी है वो कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे आगे जाना है। तो ये छत्ता है, मान के चलो इसके पीछे जो है एक छत्ता छत्ता लगा रखा है मैंने, तो इस छत्ते से एक वर्कर भी निकलेगी। अब या ये जो डांसिंग हनी भी है वो जिस तरीके से भी डांस कर रही है उसके परपेंडिकुलर जाएगी, उसके एकदम परपेंडिकुलर उसके थ्रू से निकल जाएगी, उसके परपेंडिकुलर से निकल जाएगी। तो आगे एक और हनी भी उसकी उसी तरीके से डांस कर रही होंगी तो उससे भी परपेंडिकुलर निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह उनको डिस्टेंस और डायरेक्शन के बीच का पता चल जाता है। अब देखो जो स्ट्रेट रन और हाइव के टॉप का जो एंगल होता है, अब देखो पीछे कोई हाइव लगा है और टॉप रन, स्ट्रेट रन, ये रहा स्ट्रेट रन और ये रहा हाइव का टॉप, इसके बीच का जो एंगल है अब ये बताता है कि फुट की डायरेक्शन क्या है। अब मान के चलो कि छत्ता नीचे है और फुट सोर्स जो है उसी पेड़ पर ऊपर की तरफ है, तो मान के चलो तो यहाँ भी कहाँ डांस कर रही होंगी, छत्ते के ऊपर की तरफ। अगर मान के चलो छत्ते के नीचे सोर्स है तो छत्ते के नीचे डांस कर रही होंगी। अब सर ये कैसे पॉसिबल है कि 50 मीटर के अंदर अंदर छत्ता हो या फिर 50 मीटर के ऊपर हो। तो मेरे भाई ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। अब पहाड़ कोई 50 मीटर तुमसे पूछ के आएगा नहीं कि भाई ये पहाड़ी 50 मीटर ही क्यों है, 100 150 200 मीटर की पहाड़ी होती है। मान के चलो एकदम मिडल उन्होंने घर बना लिया तो 50 मीटर ऊपर 50 मीटर नीचे, तो इससे भी हमको एंगल बिटवीन स्ट्रेट रन टॉप हाइव कन्वेस फुट डायरेक्शन, तो फुट की डायरेक्शन का है हमें इससे पता चलता है। ये जो एंगल होता है ये एंगल सन की डायरेक्शन के साथ अलाइन होता है और इस सन का डायरेक्शन को वो क्लाउडी डेज हो तब भी ढूंढ लेती है कि सन का डायरेक्शन कहाँ है। तो ये तो हुई हमारी वेक्टर डांस की बात। तो वेक्टर डांस कैसा होता है, ठीक नूरा फतेह की तरह होता है। अब देखो कॉलोनी ऑर्डर, जो कि मैंने पहली बात करी थी कि कॉलोनी ऑर्डर होता क्या, तो कॉलोनी हर कॉलोनी की अपनी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। ऑर्डर कहाँ से आती है, एक वासानोवा ग्लैंड होती है। वासानोवा ग्लैंड कहाँ होती है, अनेमी के सबसे लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में वो ग्लैंड होती है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, वर्कर को अपना एग्जैक्ट घर ढूंढने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये स्पेसिफिक ऑर्डर अपनी घर की एक याद दिलाता है अपनी घर की डायरेक्शन की तरफ। वही जो भूला हुआ कुत्ता शाम को घर आता है तो ये कुत्ता किस वजह से वापस आता है, तो इस वासना ग्लैंड की जो ऑर्डर है इसी वजह से हनीबी का वर्कर जो बाहर गया है वो वापस आता है। अब इस ऑर्डर का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। मान के चलो घर ढूंढ लिया, ये उनका एक फ़ायदा हो गया, लेकिन अब मान के चलो किसी छत्ते की क्वीन मर गई है और वहाँ वर्कर की कमी हो रही है, या फिर किसी में क्वीन क्वीन है लेकिन वहाँ पर वर्कर बहुत ज़्यादा कम है, तो कॉलोनी ऑर्डर की वजह से हम ये नहीं कर सकते ना कि भाई दोनों कॉलोनी को मिला दे वो आपस में काम करे, ये हो नहीं सकता ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक तरीका निकाला, एक जुगाड़ निकाला है, इसे कहते हैं यूनाइटिंग बी कॉलोनी न्यूज़पेपर में। अगर हमको दो बी कॉलोनी को अगर जोड़ना हो एक साथ तो हम ये कैसे करें। अगर मान के चलो हमने दो कॉलोनी अगर पास पास रखी तो वो जैसे एक दूसरे को काट जाएंगी। बी की कॉलोनी हम कोई उनमें दो कॉलोनी को इंटीग्रेट कैसे करें, उनमें कोहेजन कैसे बढ़ाए, तो कोहेजन बढ़ाने के लिए एक सिंपल सा न्यूज़पेपर मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये दो हनीबी के बॉक्सेस है, एक ऊपर वाला बॉक्स है एक नीचे वाला बॉक्स, ये तो रहा हमारा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के बाद ये नीचे वाला बॉक्स। अब जिस भी कॉलोनी की क्वीन मर चुकी है या फिर कॉलोनी वीक है, अब कोई भी कॉलोनी वीक है फिर स्ट्रॉन्ग कैसे होती है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ वर्कर पर। जितनी ज़्यादा वर्कर उतनी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी, जितने कम वर्कर उतनी वीक कॉलोनी। ये बात अपनी रियल लाइफ से जोड़ के देखो, चाइना के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, चाइना स्ट्रॉन्ग। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है, अमेरिका स्ट्रॉन्ग। भारत के पास बहुत ज़्यादा आर्मी, भारत सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी ज़्यादा सैनिक उतनी जी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी। अब देखो क्वीनलेस कॉलोनी को क्या किया जाता है, टॉप पे रखा जाता है, उनके बीच में एक न्यूज़पेपर लगाया जाता है, न्यूज़पेपर में एक हल्का सा छेद किया जाता है, अ स्मॉल होल हैज़ बीन मेड बिटवीन टू कॉलोनीज इन विच न्यूज़पेपर इज सिचुएटेड। न्यूज़पेपर एक छोटा सा होल कर दिया, ऊपर अलग कॉलोनी नीचे अलग कॉलोनी। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब धीरे धीरे होता क्या है ना कि इनका स्मेल मिक्स हो जाता है, यहाँ का स्मेल नीचे, यहाँ का स्मेल ऊपर। तो हनी बी को ये पता ही नहीं चलता कि भाई ये मेरी कॉलोनी है, दूसरे की कॉलोनी है। इसी तरीके से हम दो कॉलोनी को मिक्स करते हैं। अब धीरे धीरे हम ये न्यूज़पेपर हटा देते हैं ताकि दो कॉलोनी अपने आपस में खुश रह सके, आनंद में रह सके। ये हुई यूनाइटिंग कॉलोनीज की वाली बात। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो कंटेंट है इसकी आपको एक PDF मिलेगी। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं जिसमें ये सारी बातें एकदम सिंप्लीफाइड वे में एकदम बढ़िया तरीके से अरेंज की गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते शुगर सिरप की तरफ। अब देखो, शुगर सिरप मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट डाला हुआ है। अब ये ज़रूरी क्यों है? अब जब भी हनी बी का फूड सोर्स केयर हो जाता है, मान के चलो एक आपके पास एक एपीरी है, आपके पास बहुत सारी छत्तें हैं, लेकिन आपके उनको एक फूड सोर्स आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और फूड सोर्स नहीं रहा तो अल्टीमेटली बी का डेथ होना जायज़ है भाई। तो हम कैसे मैनेज कैसे करते हैं उस चीज़ को? अब देखो, ड्यूरिंग डार्क पीरियड होता क्या है? जब कोई भी फूड सोर्स अवेलेबल नहीं रहता, उस पीरियड को हम डार्क पीरियड कहते हैं। अब डार्क पीरियड हर बार आता है? हाँ सर, ये डार्क पीरियड हर बार आता है। हर बार समर में जो है बहुत कम फूल होते हैं, उस वक्त हनी बी अपना पोलन और नेक्टर नहीं जमा कर पाती। इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम हनी बी को डाई होने से रोकें? तो हमको शुगर और वाटर को 1:1 के डाइल्यूशन में लेना है, यानी कि 1 किलो चीनी प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर। आपको इसको इस प्रपोर्शन में मिलाना है, हनी बी के छत्ते के सामने रख देना है। तो हनी बी अपना वहाँ से जो मीठा सब्सटेंस है वो उठाएगी और उसे भी जिंदा रहेगी। तब तक आपको ये करना है जब तक नया फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको ये करना है। जब तक उनका डार्क पीरियड है तब तक आपको शुगर सिरप उनके लिए देना ही देना होगा। अब शुगर सिरप जरूरी क्यों है? अब मान के चलो कॉलोनी में कोई डिसीज़ आ गया, जैसे कि आइसन ऑफ वेट डिसीज़ आ गया, या फिर कॉलोनी कोलैप्स का डिसीज़ आ गया, कोई ब्रूड वायरस आ गया, या फिर नोसेवा डिसीज़ आ गया। तो हमको इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? हम उसमें एक एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक, सही बात। अब हनी बी को एंटीबायोटिक हम डायरेक्टली कैसे खिलवाएं? यह तो नहीं कि उसको पकड़ पकड़ के हर एक के बॉडी में इंजेक्ट करें या फिर उनका मुंह खोल के उनके मुंह के अंदर डालें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको शुगर सिरप के साथ मिलाते हैं, 1:1 में शुगर सिरप जो बना रहता है उसके साथ मिलाते हैं, और हनी बी वो अपना कंज्यूम कर लेती है, जिससे कि उनको फूड भी मिल जाता है और अपना काम भी हो जाता है। तो इसलिए शुगर सिरप बहुत इंपॉर्टेंट है हनी बी के रेयरिंग में। अब ये सुपरिंग होता क्या है? अब देखो, सुपरिंग एक चीज़ होती है जब भी ये जो आप नीचे वाली इमेज देख पा रहे हैं, ये नीचे वाली इमेज में ये छत्ता पूरी तरीके से हनी बी से भर गया है। जब ये पूरी तरीके से हनी बी से भर गया है तो इसको हम ब्रूड चैम्बर में डाल देते हैं। यानी कि पहला जो ब्रूड चैम्बर होता है, अब ब्रूड चैम्बर होता दिखता कैसे है? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एक ब्रूड चैम्बर है। ऊपर वाला अलग ब्रूड चैम्बर है, नीचे वाला अलग ब्रूड चैम्बर है। तो ब्रूड चैम्बर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब एक ब्रूड चैम्बर में मान के चलो पूरा भर गया, अब इसमें सुपरिंग करना है। मान के चलो हम इसमें और ज़्यादा वर्कर ऐड करने ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलन और नेक्टर हमारे लिए जमा कर सके। तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फ्रेम इन सुपर चैम्बर, व्हाट इज सुपर चैम्बर? इन विच ऑल द शीट्स, ऑल द कम फाउंडेशंस आर फिल्ड विथ हनी बी, यानी या फिर वर्किंग हनी बी। ऐसे ब्रूड में हम एक फ्रेम ऐड करेंगे, इसे कहते हैं सुपरिंग मतलब और हनी बी की फ्रेम ले जाके वहाँ ऐड करनी से हम सुपरिंग कहते हैं। यह तो वही सुपरिंग की बात। तो देखो गाइस, यहाँ तक तो हमें पढ़ लिया कि हनी बी की को रिलेटेड कुछ जो भी टर्म्स है वो पढ़ ली। अब इसमें और भी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ें बची हुई हैं अभी तक? इसमें बचे हुए हनी बी के डिसीज़, हनी बी के डिसीज़ बचे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोसेमा डिसीज जो है उस पर IBPS मुझे लगता है 2020 या फिर 21 में क्वेश्चन आया था, उस पर क्वेश्चन आया था। उसके बाद अभी हनी बी के प्रोडक्ट बचे हुए हैं, और जो भी करंट का डाटा है, यानी कि हमारे पास कितना हनी का प्रोडक्शन है, फिलहाल हनी का मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, हमारे
इंडिया में कितनी डिमांड है, बाहर कितनी डिमांड है, हमारी एक्सपोर्ट का हम कितना पैसा रेज कर रहे हैं, ये सारे जो करंट पर आता है ये भी रह गया। इसको हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखो सबके लिए सरप्राइज है, सरप्राइज कह सकते हैं इसको, कि हम हमारे लिए 2024-25 के लिए हमारा IBPS का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा, इसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स जिसकी वैलिडिटी होगी 1 साल तक, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। उसके साथ आपको मिलेंगे PDF कोर्सेस, एकदम कल साइज क्रिस्पी PDF नोट्स मिलेंगे आपको। हमारा बुक पैडॉन का जो बुक आ रहा है, ये पैडॉन का बुक भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ आपको मंडे माइंडसेट, यानी कि पूरे हफ्ते क्या करना है, यानी कि पूरी की पूरी तैयारी आपसे करवा ली जाएगी यहाँ पर। उसके बाद सैटरडे रिव्यू इसके साथ है, यानी कि हमने पूरे हफ्ते क्या किया, सैटरडे संडे से लेकर हमने फ्राइडे तक हमने क्या किया, इसके में हम सैटरडे रिव्यू करेंगे। इसके बाद लाइव सेशंस होंगे जहाँ पर हम और आप उनको इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कशन सेशंस होंगे जिसे हम लाइव सेशन से अच्छा डिस्कशन सेशंस कह सकते हैं। डिस्कशन सेशंस जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम हमको हमें बताएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। इसके बाद मॉक टेस्ट तो है भाई, मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, ये भी आपको मिलेंगे। आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगी, सेक्शन वाइज हर सेक्शन, जैसे एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर हो गया, सेक्शन वाइज टेस्ट। उसके बाद टॉपिक वाइज भी, मान के चलो हमने आज फ्रूट क्रॉप पढ़ा, तो आपको फ्रूट क्रॉप की भी टेस्ट आप हमारे एग्रो एकेडमी की वेबसाइट पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। एक कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका प्रीलिम्स कवर होगा, मेंस कवर होगा, इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। ये बाई लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। अब कमेंट में मुझे ये बताइए, अगर आपको पूरा प्योर इंग्लिश में कोर्स चाहिए तो हम प्योर इंग्लिश में भी कोर्स लेकर आएंगे, अगर आपको प्योर हिंदी में भी चाहिए प्योर हिंदी में भी कोर्स लेकर आएंगे, जैसा होगा आप बताइएगा। तो जो गाइस जुड़े रहे हमारे साथ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम हमारा चैनल है एग्रो एकेडमी, जहाँ पर आपको नई नई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन या फिर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट की, अगर कहीं भी रिक्रूटमेंट आ रही है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलती रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। और हाँ, अगर आपने नॉलेज गेन नहीं करी तो आप ठीक उसी तरीके से रिप्लेस हो जाएंगे जिस तरह न्यू किन ओल्ड पिन को रिप्लेस कर दी जाती है। तो यही नॉलेज गेन करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। तो दोस्तों आज का सेशन यही रैप अप करते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है और ऐसे प्रिपरेशन बढ़िया से रखिएगा और 2025 में सिलेक्शन बस फाइनल कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।